नमस्कार साथियों। कल प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी। कल की वीडियो को आज पूरा करते हैं। कल हमने छोड़ा था अभाज्य संख्या पर, यहीं से शुरू कर रहे हैं आगे के लिए। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोल देते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते क्या हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनके गुणनखंड सिर्फ दो हों, सिर्फ दो गुणनखंड होंगे, उसी को हम प्राइम नंबर बोल देते हैं। मैं कह रहा हूं 3, तो 3 के अगर फैक्टर देखूंगा तो एक 3 आता है और एक 1 आता है। दूसरी भाषा में हम कहें तो ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ दो ही संख्याओं का भाग जाए, एक वो संख्या स्वयं होती है और एक 1 का जाता है। जैसे इसमें देखें तो 3 का भी भाग चला जाता है और 1 का भी भाग चला जाता है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसमें स्वयं का और 1 का भाग जाए, उसी को हम अभाज्य संख्या बोल देते हैं। प्रश्न वही है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1, 2 या 3? कौन सी है? बहुत से लोग वही गलती कर रहे होंगे कि 1 का जवाब दे रहे होंगे, लेकिन 1 नहीं होती है, ये होगी 2। 1 क्यों नहीं? 1 इसीलिए नहीं है क्योंकि 1 के पास सिर्फ 1 ही है जिसे भाग दें। इसके फैक्टर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसलिए सबसे छोटी संख्या, अगर हम बात करें कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो उसका जवाब होगा 2। ये बात समझ में आ गई होगी। इससे आगे चलते हैं भाज्य संख्या की तरफ। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। ये ऐसी संख्या होती हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। मैंने कहा 6 में हम देखें तो 2 × 3 × 1, ये बोल सकते हैं 2 × 3 एंड 1, यानी कि 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स आ गए। तो प्रश्न हमारा वहीं पर जाकर क्या टकरा है कि बताइए सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। भाज्य संख्या, तो आप इसका जवाब दे रहे होंगे 4, क्योंकि 4 ही सबसे छोटी संख्या है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा एक कदम आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाज्य के बाद हम बात करेंगे सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स इसे इंग्लिश में बोल देते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, जब भी आपसे कोई प्रश्न कर रहा हो तो वो वहां पर संख्या जरूर लगाएगा, क्योंकि ये जो सहभाज्य संख्या होती है कोई एक संख्या नहीं होती है, 2 संख्याओं के जोड़ा में इसे देखा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी 2 संख्या है जिनका HCF या मासापा 1 आ जाए, उसी को हम सहभाज्य संख्या कह देते हैं। जैसे हम संख्या ले रहे हैं 18 और 25, अगर इनका HCF देखें, निकाल करके मासापा निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 आएगा। ऐसी कोई भी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 है, वही कैसी संख्या कहलाएंगी? सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। कोई भी 2 क्रमागत संख्या हो, लगातार संख्या क्रमागत, हमेशा सहभाज्य होती हैं। जैसे हम कहें 11 और 12 तो सहभाज्य है। कोई भी लगातार 2 सहभाज्य में ही आएंगे। अच्छा बच्चे, एक बात विशेष ध्यान देंगे कि एक बार यूपी बोर्ड 10th क्लास में क्वेश्चन पूछा गया है सहभाज्य को लेकर के। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, निम्नलिखित में से कौन सी सहभाज्य संख्याएं हैं? ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन थे, पहला ही था 18 और 25, दूसरे ऑप्शन में था 11 और 33, तीसरे ऑप्शन में थे 21 और 49,
और चौथा ऑप्शन था इसमें से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ज़्यादातर बच्चों ने गलती की और इसका जवाब इसको दे दिया था, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये नहीं आया कि 33 एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये भाज्य है, इसमें 11 का भाग चला जाता है। बच्चा ने सोचा ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो सहभाज्य हो गई। लेकिन डेफिनेशन तो ये कहती नहीं है। डेफिनेशन कहती है कि हमें सिर्फ इससे काम है कि इसका एचसीएफ यानी कि मासापा सिर्फ एक आए। तो अगर इसके एचसीएफ की बात करूं तो 7 आ रहा होता है, इसकी बात करूं तो 11 आ रहा होता है। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो 1 आता है, जो भी हमने बात की थी। तो इसका उत्तर, करेक्ट उत्तर ये था। उम्मीद है अगर अब की बार बोर्ड में आए तो आप लोग इसमें गलती नहीं करोगे। चलिए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आने वाली जो प्रश्नावली है, पहले ही प्रश्नावली जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स की बात करेंगे। तो फैक्टर्स को हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास इस विभाज्यता के नियमों का अच्छा ज्ञान हो। तो चलिए विभाज्यता के नियम ही पढ़ लेते हैं। विभाज्यता के नियम, ठीक है बच्चा, विभाज्यता के नियम। चलिए लगातार पढ़ेंगे, 2 से ही शुरू करने वाले हैं, और जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे के सारे पढ़ लेंगे। पहला 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यानी हमारे पास ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे हमें ये ज्ञात हो कि हम किसी संख्या के फैक्टर कर रहे हैं तो उसमें 2 का भाग हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसी की शुरुआत कर लेते हैं। हमेशा याद रखेंगे साथियों, अगर हमारे पास इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसी संख्याएं हमेशा 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। हम देखेंगे और भाग दे देंगे। जैसे हमने कहा 7, 5, 8, अंतिम डिजिट जो है, लास्ट अंक 8 है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 7, 6, 0 चला जाएगा क्योंकि पीछे 0 है। ऐसे ही मैंने एक संख्या ले ली है 7, 5, 1, क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अंतिम डिजिट ना तो 0 है, ना 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। बच्चे होमवर्क के लिए अपना काम रखेंगे। होमवर्क के लिए सिर्फ इनमें से बताना है कि किस किस में चला जाएगा और किस किस में नहीं जाने वाला है। ठीक है बच्चा, तो ये 2 से विभाज्यता का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 3 से विभाज्यता के नियम की तरफ, यानी कि 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती हैं। हमें भाग दे करके ज्ञात नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमारे पास अगर रूल्स हैं, मैं तभी तो कह रहा हूँ बच्चा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथ से आपको तब तक ही डर लगता है जब तक आपके पास बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक क्लियर हो गया, मैथ से डरना छोड़ दोगे। 3 से विभाज्यता के लिए चलते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या करते हैं बेटा, सारी संख्या को देखेंगे, उसके सारे के सारे अंकों को आपस में जोड़ेंगे और फिर 3 का भाग देख करके देखेंगे कि इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मान लीजिए मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ 7, 5, 6, मेरे पास एक संख्या है 7, 5, 6, मैं इसके अंकों को आपस में जोड़ रहा हूँ। 7, 5 और 6 को आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 7 और 5 12 और 6 18, यहाँ 18 आ रहा है मेरे पास। इसका मतलब ये हो गया जब मैं संख्या में 18 ला पा रहा हूँ तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि यहाँ से 6 बार चला जाता है। तो अगर इसमें जा रहा है इसका मतलब ये संख्या अभी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। होमवर्क में ले लीजिए, आप भी कोशिश करिए घर पर, क्योंकि बेटा मेहनत तो आपको ही करनी है। पहला लिखेंगे, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है बच्चा, 4 से विभाज्यता के नियम की तरफ चलते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम बच्चे, इस नियम में बहुत ही आसान है। सिर्फ कोई भी संख्या है उसके अंतिम 2 डिजिट से बने हुए नंबर को देख रहे होते हैं, यानी अंतिम दो जो अंक हैं उनसे बनी हुई संख्या को देखते हैं कि उसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर 4 का भाग चला गया तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी।
मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, तो इसमें इकाई और दहाई दोनों के अंक से बनी हुई संख्या मुझे मिली है 24। अब 24 में मैं 4 का भाग दे करके देखूँ, अगर इसमें पूरा पूरा चला गया तो संख्या में भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि 4 का 24 में जा रहा है 6 बार, अगर देने की कोशिश करूँ, डिवाइड करूँ 4 से, तो 6 बार जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा होगा। वही होमवर्क आपके लिए, ये करना जरूर है बच्चा। ये रहा आपका होमवर्क। चलते हैं 5 से विभाज्यता के नियम की तरफ, कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है। चलिए 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। बच्चा ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे हमने 2 का देखा था कि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसी प्रकार इसमें भी इकाई के अंक को ही देख रहे हैं, और इकाई के अंक के स्थान पर जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो या 5 हो। ऐसी कोई संख्या मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 7, 6, 8, 5। देखा इकाई का अंक यूनिट डिजिट को देख रहा हूँ 5 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर देख रहा हूँ अंतिम अंक 0 है, चला जाएगा। अगर कोई आपको ऐसे दे दे तो कहेंगे अंतिम अंक 1 है, 0 या 5 नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, इन दोनों में चला जाएगा। लीजिए होमवर्क। 7, 6, 5, 8, 9, 7, 5, 7, 4, 3, 1, 8, 2, 5, 0। इसमें लगाने की कोशिश करनी है। चलिए 6 की तरफ चलते हैं। 6 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। छह से विभाज्यता का नियम, कि हम अगर देखें बच्चा तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर 6 को देखें तो इसमें एक चीज़ हमारे पास है, वो क्या है कि हम ये देख पाते हैं कि 2 और 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि गुणा होता है 2 और 3 का। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि अगर मुझे 6 से विभाज्यता के नियम की जांच करनी है तो मुझे ऐसा देखना है कि 2 का नियम भी उसमें लागू हो जाए और 3 का नियम भी लागू हो जाए, तो वो संख्या भी 6 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूं, ये वाली संख्या, और मैं इसमें जानने की कोशिश कर रहा हूं कि 6 से ये पूरी पूरी विभाजित होगी या नहीं। तो मुझे इसमें 2 रूल्स लगाने हैं। कौन सा? पहले तो 2 का। 2 में क्या था कि एक इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसका देखा हमने 6 है, इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाला नियम तो लागू हो गया, 2 का तो हो गया। अब 3 का देखते हैं। 3 में क्या था, हम अंकों के, संख्या के अंकों को जोड़ेंगे और 3 का भाग दे करके देखेंगे। तो 9 और तो 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 आ रहा है जो कि 3 के भाग में आता है। इसका मतलब इसमें 3 का भी लागू होता है और 2 का भी लागू होता है। अगर 2 और 3 दोनों का लागू हो रहा है तो संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाजित हो जाएगी। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 7 के विभाज्यता के नियम की तरफ। 7 से विभाज्यता का नियम। बेटे इसके हमारे पास 2 नियम होते हैं। देखिए 2 नियमों पर हम बात करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या लिख रही है 343, मैंने ये संख्या लिख दिया। इस संख्या के लिए अगर छोटी संख्या है तो ये वाला अच्छा रहेगा और बड़ी संख्या है तो उधर बताएंगे अभी हम। इस अंक को लूंगा मैं और इसका डबल कर दूंगा। 3 का डबल कितना हो गया? 6। जो 6 आया है उसे इसमें से घटा करके देखूंगा। 14 में से 6 गया 8, इधर बचा 2, 28। अगर देखूं कि 7 के पारे में 28 आता है कि नहीं तो आप कहेंगे आता है। इसका मतलब अगर 28 7 के पारे में आ रहा है तो ये संख्या भी 7 से पूरी विभाजित होगी भी, क्योंकि आप जानते हैं 7 का क्यूब भी 343 होता है। ठीक है बच्चा। अगर कोई संख्या बड़ी है, मान लीजिए ऐसे है, ऐसी कोई संख्या है, तो इसे लगाने से प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे अगर कोई संख्या दे रखी है तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 का जोड़ा बना देंगे पीछे से, ऐसे बना दिया ऐसे करके, और इस जोड़े में से इस जोड़े को घटाएंगे। 8 9 7 में से इस जोड़े को घटा दिया 3 5, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और 8, 862। अब इस वाले को इसमें लागू करके देख लेंगे। कैसे? 2 का डबल किया 4, घटा दिया, 6 में से 4 गया 2, यहाँ बचा 8, 82 आता है।
इससे भी आगे बढ़ना चाहो तो क्या कर सकते हो, 2 का डबल कर लो 4, फिर घटा दो 4। 4 आता है 7 के पहाड़े में, नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। फिर से समझ लें, एक तो ये रूल ये कहता है कि इस अंक को मतलब इकाई के अंक को डबल करेंगे और शेष संख्या में से घटा देंगे। 14 में से 6 गया 8, ऐसे ही करके देखा कि 28 आ गया, 28 7 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या है 7 से विभाजित है। अगर कोई बड़ी संख्या है तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 का जोड़ा पीछे से बनाएंगे और ऐसे करके, तो जो पहले जोड़ा बनाया है उसमें से बाद में बने जोड़े को घटा देते हैं। इसमें से इसे घटाया, इतना आया। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी हमें 7 का पहाड़ा देने की जरूरत है, तो हम इस वाले रूल को लगा देंगे। इसमें इसे डबल कर दिया, 2 दूनी 4, घटा दिए 82। यहाँ भी आप समझ सकते हो, देख करके दे सकते हो, और वहाँ से भी नहीं बात बन रही है तो यहाँ इसको डबल करेंगे और उसमें से घटा देंगे। ये बात अच्छे से आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 8 की तरफ। अच्छा बच्चा, एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि मैंने आपको 4 का नहीं बताया है, या आपके दिमाग में चल रही होगी 4 का क्यों नहीं बताया है। क्योंकि बच्चा हमको एक बात पता होती है, 4 जो होता है ना बच्चा, ये भाज्य संख्या होती है, और भाज्य संख्या जब हम फैक्टर कर रहे होंगे उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब भी मैं फैक्टर कर रहा हूँ, अभाज्य फैक्टर कर रहा हूँ, तो यानी अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, तो वहाँ पर 2 की जरूरत पड़ेगी, 3 की पड़ेगी, 5 की पड़ेगी, 7 की। इसमें मैंने 6 का इसीलिए ले लिया था क्योंकि 2 और 3 का आ गया तो उसी में से सम्मिलित कर दूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन कर ही रहा है कि इसे बता ही देते हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम इधर देख ही लो, शायद बता दिया है मैंने, बता दिया है, ओके ठीक है, बता दिया है, सॉरी बच्चा। चलो अभी किस पर चल रहे थे, 8 पर। 8 से विभाज्यता के नियम की तरफ क्या चलते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसमें हमको ये देखना होता है कि कोई संख्या है, जैसे 7 5 8 1 3 2, ऐसे कोई संख्या दे रखी है। इससे हम अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या को लेंगे और उसमें 8 का भाग दे करके देख लेंगे। अगर जा रहा है तो फिर ठीक है, और नहीं जा रहा है तो संख्या उससे विभाजित नहीं होगी। जैसे यही है, इसमें दे लेते हैं 8 एकम 8, बचा 5 2, 8 6 48, यहाँ पर 4 शेष आ रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा नहीं जा रहा है। जब इसी में 8 का नहीं जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। फिर से समझेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी हुई के अंकों से बनी हुई संख्या को देखेंगे, उसमें 8 का भाग दे करके देखेंगे। अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो फिर ये मान लीजिए कि उसमें 8 का भाग पूरी ही संख्या में नहीं जाने वाला है। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं 9 की तरफ। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम भी सेम इट है कि आपको 3 के जैसे हमने बताया तैसा ही होता है। उसमें हम 3 का भाग देख करके देखते थे, यहाँ पर आप 9 का दे लेंगे। देखिए कोई भी संख्या दे रखी है, ऐसे करके संख्या दे रखी है कोई भी, इसमें ये और जोड़ लीजिए। इसके सारे अंकों को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 9 का भाग दे करके देखेंगे। 7 और 5 12, 12 2 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24 और 3 27। 27 में 9 का भाग दे करके देखा तो 3 बार गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस संख्या के अंकों को जोड़ने पर उसमें पूरा भाग 9 का जा रहा है तो इस संख्या में भी पूरा का पूरा भाग 9 का भाग जा रहा होगा। इसमें मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा। अच्छा, एक तो ये रहा होमवर्क इसके लिए, ए और इधर बी। एक 7 के लिए और ले लो, जो 7 का रूल बताया था उसके लिए भी होमवर्क में ले लो कुछ, 7 वाले के लिए। ये 7 वाले के लिए लिया। बच्चा करना जरूर है, क्योंकि आप करोगे तभी ही आपके माइंड में चीज़ें आएंगी, वरना कुछ नहीं, बोर्ड पर देख करके बातें नहीं बनती। जब तक रफ नहीं निकाल लोगे, पेन अपने हाथ में नहीं लोगे, बात नहीं बन पाएगी। चलिए 10 का देख लेते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान मुझे लगता है यही है। इसमें क्या है, इसमें भी वही जैसे 2 का हम देख रहे थे यूनिट डिजिट की तरफ, ऐसे इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इकाई का अंक 0 होगा। बहुत सिंपल है, कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0, उसमें 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए 970, पीछे 0 आ रहा है तो इसमें 10 का भी चला जाएगा। 8750। अब मैं इसमें पूछने लगूँ तो आप बताइए
इसमें नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 5 है, इसमें जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं 11 की तरफ। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है बच्चे? इसके भी हमारे पास दो नियम बन सकते हैं। एक तो सेम ऐसा ही है जैसे 7 का था, 7 में हमने जो किया था वही इसमें कर सकते हैं। 7 8 5 9 8 7, ऐसा कोई नंबर दे रखा है, 3 3 का जोड़ा बनाया, इसमें से इसे घटा दिया, घटा दीजिए 7 8 5, इधर बचा 2 0 और 2। इसमें 11 का भाग दे करके देख लो, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये विभाजित नहीं है। एक तो सेम जैसे 7 का था ऐसे ही 11 का हो गया, उसमें क्या था कि 7 का भाग देते थे बाद में, इसमें हम 11 का देंगे, 11 का देंगे। एक रूल क्या कहता है, इसे देख लीजिए इधर। हम इसमें क्या करने वाले हैं कि एक अंक को छोड़ करके एक अंक का जोड़ा बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे। जो हमने ऊपर का लिया है उसे ऊपर वाले में जोड़ दीजिए, 7 और 6 और 9 को, तो 7 और 6 13, 13 और 9 22। इसमें से हमको घटाने हैं ये वाले, 5 और 8 13, 13 और 6 19। अगर मैं घटाकर देखूं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर पूरा विभाजित होगा तो इसके लिए एक सीधी सी बात है कि यहाँ पर या तो 0 आ रहा होगा या कोई ऐसी संख्या आ रही होगी जो 11 के भाग में आती हो, 11 आ जाए 22 आ जाए। ठीक है बच्चा, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आपके हाई स्कूल लेवल के लिए सिर्फ यही रूल्स हैं, 11 तक ही है जो आपको हाई स्कूल में ज़रूरत पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, उसे भी देख लीजिए बच्चे। जब भी मैं कभी बात करूं कि 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 ये कितना होता है, तो इसे आप याद रखेंगे 1001 होता है, ये हमेशा याद रखें। 7 11 और 13 इन 3 संख्याओं का अगर मैं योग कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उसका 1001 आएगा। और एक चीज और याद रखना कि कोई भी संख्या अगर अपने आप को दोहरा रही है, मतलब ये देखो 7 5 6, ये भी 7 5 6, सेम ये है, सेम ये है, 3 डिजिट की संख्या और अपने आप को दोहरा रही है, तो वो संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जब 1001 से ये संख्या पूरी तरह विभाजित है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 7 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी, यानी 13 से भी होगी। अगर संख्या के अंक आपस में फिर से दोहरा गए हैं 3 3 के संख्या में, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो 1001 से विभाजित होगी। 1001 से विभाजित होगी, इसका मतलब है कि 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1001 आता है। ये आपको बहुत काम आएगा आगे जब कंपटीशन क्षेत्र में आप उतरेंगे, तो इसी से हर क्षेत्र में एक क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज़ और याद आ गई है कि हम किसी भी संख्या का 11 से गुणा कैसे करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगे ये बताने के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उस शॉर्ट वीडियो को देख लीजिएगा आप। और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज का प्रयास है हाई स्कूल के बेसिक को समझ रहे हैं, हाई स्कूल के मैथ के बेसिक को, क्योंकि जब भी मैं मैथ पढ़ाना शुरू करूं उसमें आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैं ये 5-6 क्लास में आपके बेसिक को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चे लगातार जुड़े रहिएगा, मैंने गारंटी दी है आपको कि मैं हाई स्कूल पूरा कराऊंगा, साइंस भी पूरा कराऊंगा उसी में मैं एसएसटी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी मैं क्लियर करा रहा हूँ, यहाँ तक कि हिंदी के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी क्लियर करा रहा हूँ। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जितने बार नोटिफिकेशन है वो आप जल्दी से प्राप्त कर लें।